नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अंकिता हत्याकांड की, जहां पर जिससे जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट पर सुनवाई टल गई है। अब 5 जनवरी को कोर्ट फैसला सुनाएगा। बता दें कि उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट को लेकर सहमति बनी है और अंकिता हत्याकांड मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों में बहस हुई, जिस पर आरोपियों ने नार्को टेस्ट के लिए सहमति देते हुए पूरा सच जानने की बात कही। वहीं शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर फैसला होना था, लेकिन अब 5 जनवरी तक का इंतजार है। कोर्ट 5 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा। कंसर्न भी बताइए कि आप सहमत हैं या असहमत हैं इसमें। आप ये दोनों चीज लेके नहीं चल सकते कि सहमत भी हो और असहमत भी हो। तो फ्री कंसर्न अगर कोर्ट एक बार उनसे वीसी से पूछताछ करेगी और अगर वो अपने बात बताते हैं कि हाँ हमारे अधिवक्ता द्वारा जो कहा गया है, तो कोर्ट उसको उसी रूप में लेगी कि ये सहमति है। आप ये चीज नहीं कह सकते कि मैं सहमत हूँ ऑब्लिक असहमत हूँ। तो अगर वो सहमत है या असहमत है, आप फ्री कंसर्न में, तो एक बार वीसी करेगी कोर्ट और बहस दोनों पक्षों की सुन ली गई है और निर्णय के लिए परसों 5 तारीख की डेट नियत की गई। तो उसका एक मित्र था पुष्प, उसके उसके क्या संबंध थे, क्या परिस्थितियां ऐसी थी कि अंकिता जो है के साथ ये सब परिस्थितियां हुई। तो इन सब चीज़ों के बारे में वो उनकी जेल से प्रार्थना पत्र था कि भाई पूरा सच जो है सामने आए। हमने भी अपना पक्ष रखा, हमने कहा कि पुलिस का जो ये प्रार्थना पत्र है ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पुलिस ने ये नहीं बताया कि उनको नार्को टेस्ट करवाना है या पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना है, क्योंकि दोनों जो टेस्ट हैं उनकी प्रकृति अलग अलग है। तो पुलिस का कहीं स्पष्ट नहीं था प्रार्थना पत्र। संवेदनशील मामला है, पूरा भारतवर्ष का मामला है। उसमें हमने कहा है कि ऐसी क्या कारण है कि इनके द्वारा इसमें मना कराया जा रहा है, तो इनका नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए। कोर्ट ने इन बातों को सुनने के बाद ये कहा कि हम एक्यूज की वीसी से बात करेंगे, उनके क्या व्यूज़ आते हैं, और उसके बाद उन्होंने 5 तारीख को इसके लिए डिसीजन के लिए लगा दिया। 5 तारीख को जैसे कि हमारी न्यायिक मजिस्ट्रेट भावना पांडा है, जैसे कि उसने कोर्ट में कहा है कि मैं 5 तारीख को इसमें निर्णय करूँ। और खबर राजधानी देहरादून से है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक तरफ जहां बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया, तो वहीं दूसरी ओर कमजोर सेक्टर में बेहतर काम न होने पर अधिकारियों को विशेष ध्यान देने की नसीहत दे डाली। सीएम धामी ने शासन के अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि नाबार्ड की तरफ से किसानों के विकास के लिए कृषि सेक्टर में ऋण देने की व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन जो ऋण प्रबंधन है उसमें दूरदर्शिता का होना भी जरूरी है। तक की जो प्रगति रिपोर्ट आई है वो बहुत बढ़िया नहीं आई है, इसलिए हमारे जो विभागाध्यक्ष हैं, और मैं उनसे भी कहूँगा, आनंद वर्धन जी पूरे उसको हेड करते हैं, तो आनंद जी ये कहीं ना कहीं हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जो है आखिर इन्होंने इतनी व्यवस्था करी है और अब जनवरी का महीना आ गया है, अभी तक मेरे ख्याल से 25% की प्रगति हुई। सुनिए कितना है ना, 25। नाबार्ड ने स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर नाबार्ड ने प्रदेश के विकास के लिए रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में नाबार्ड ने 2023-24 में प्रदेश के लिए 3,301 करोड़ रुपए लोन देने का लक्ष्य रखा। रिपोर्ट में अधिकारियों द्वारा बताया गया कि उत्तराखंड स्थापना के बाद नाबार्ड ने प्रदेश में 14,317 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने में योगदान दिया है। वहीं पुलों के निर्माण और सुधार के लिए 27,042 मीटर पुलों के लिए आर्थिक मदद देने की बात कही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 11,900 से अधिक गांवों को नाबार्ड ने लाभान्वित किया है, जबकि 24 लाख से अधिक लोगों के घरों में पानी पहुंचाने में वित्तीय मदद की है। वहीं 2 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा भी कराई गई। संकल्प लिया है कि जो बिचौलिया है, आज देखने में ये आता है कि जो बिचौलिया है, जो बड़े प्लेयर हैं, किसान से 18 रुपये मड़वा खरीदता है और आगे 28 रुपये 29 रुपये किलो आगे बेचता है। तो हमने संकल्प लिया है कि हम ये बीच का जो गैप है, जो 10 रुपये बिचौलिया खाता है, उसको हम समाप्त करेंगे और मिलेट्स के क्षेत्र में अपने प्रदेश को आगे ले जाएंगे। जल विद्युत परियोजना निर्माण कार्य कर रही जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की तनाशाही इस कदर बढ़ गई है कि वो कवरेज करने के लिए भी मीडिया को अंदर नहीं जाने दे रहा है। बता दें कि जयप्रकाश कंपनी के आवासीय क्षेत्र के पास अचानक पानी का फव्वारा फूटकर सीधा लोगों के घरों में घुस गया, जिससे आसपास के क्षेत्रों में खलबली मच गई। अचानक पानी देख अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर पहुंच गए लोग, और इसके बाद कवरेज करने के मीडिया कर्मियों को भी अधिकारियों ने अंदर नहीं जाने दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कंपनी क्यों मीडिया को कवरेज करने से रोक रही है।
ये स्थिति है। सोनू नियाल जुड़ गए हैं। सोनू, पानी का फव्वारा फूट गया है और लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, क्या है पूरी जानकारी इस पूरी खबर को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो लगातार भूस्खलन की खबरें आ रही है, जगह जगह लोगों के घरों में दरार पड़ी हुई है, उसी को देखते हुए आज मध्य रात्रि के बाद जो जयप्रकाश पावर वेंचर जो लिमिटेड कंपनी है जो जल विद्युत परियोजना का कार्य कर रही है, वहां पर अचानक ही पानी का फव्वारा फूट पड़ा और वो सीधे जो लोग हैं लोगों के खेतों में और लोगों के घरों में जा घुसा। हालांकि उसके बाद जब मीडिया वहां पर कवरेज करने पहुंचा तो जो कंपनी के जो अधिकारी है उनका रवैया बड़ा अड़ियल किस्म का था। उन्होंने मीडिया को कवरेज किए जाने से रोकने का प्रयास किया गया और उन्होंने बिल्कुल गेट से अंदर ही नहीं जाने दिया कवरेज करने के लिए। जी सोनू, जयप्रकाश पावर वेंचर्स, एक तो एक कंपनी तानाशाही करती है, पानी लोगों के घरों में जा रहा है, फव्वारा फूट गया, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऊपर से मीडिया की कवरेज को रोक देना, ये तानाशाही कहां तक जायज है और इसको लेकर शिकायत की गई है क्या? जी बिल्कुल, जिस तरह से जब हमने कवरेज करने के लिए वहां पहुंचे तो उनके जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल अड़ैया जो उनका रवैया था, जिसके बाद उन्होंने बिल्कुल मीडिया को अंदर जाने से रोका। कौन है अधिकारी? अधिकारी हैं, गुंडे हैं, कौन है? जयप्रकाश पावर लिमिटेड की कंपनी है इसकी। बिल्कुल, जिस तरह से बात की जाए तो अब अधिकारी के तौर पर गुंडे भी उन्हें कहा जा सकता है, जिस तरह से मीडिया को बार बार जाने से कवरेज करने के लिए रोकते हैं। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उनकी जमीन है, उनकी जमीन पर विद्युत परियोजना जरूर बनी है, हालांकि और उन्हीं को अंदर जाने से रोका जा रहा है। जो किस तरह से जो तानाशाही है जो अधिकारियों की, जो कंपनी के उनके अधिकारियों की, तो ये बिल्कुल इनका जो रवैया है बिल्कुल अड़ेल किस्म का रवैया है। जी इस पूरे प्रकरण को लेकर सोनू कहां शिकायत की गई और अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, सरकार का क्या कहना है, इस पर कार्रवाई की जाएगी जयप्रकाश पावर लिमिटेड वेंचर्स जो कंपनी है इस पर, या नहीं की जाएगी? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो इनके जो ऐसे रवैया को देखते हुए प्रशासन से भी इसकी शिकायत की गई है। हालांकि प्रशासन इसको लेकर कोई ज्यादा गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि जो प्रशासन है और जो कंपनी के पीछे इनमें आपस में ही जो है कि मिली जुली जो वो है मिली जुली मिलीभगत है, महसूस होती है। जी बहुत शुक्रिया आपका सोनू तमाम सारी जानकारी के लिए। पूरा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ नंगे पांव पदयात्रा निकालने का ऐलान किया है। एकता विहार पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार से धरना स्थल पर समुचित व्यवस्थाएं कराने का आग्रह किया ताकि अपनी कम मांगों को लेकर लामबंद हुए आंदोलनकारियों को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग ने 2021 में कनिष्ठ अभियंता सिविल और मैकेनिकल के पदों का अध्ययन किया था और इसी क्रम में लोक सेवा आयोग हरिद्वार की ओर से कनिष्ठ अभियंता के पदों के लिए भर्ती जारी कर दी गई, लेकिन सिविल के 251 पदों के लिए विज्ञप्ति अभी जारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि देश में निरंतर बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, वर्तमान में दर 8.50% के करीब पहुंच चुकी है। उत्तराखंड में सर्वाधिक बेरोजगारी है, यहाँ नौकरियों में भर्तियों के नाम पर नौजवानों को ठगा जा रहा है। जिन लोगों ने डिप्लोमा किया है वो खाली घूम रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। रोजगारों से कहना चाहता हूं कि मनन करिए, विचार करिए। आज दुनिया की सर्वाधिक बेरोजगारी की वृद्धि दर भारत में दर्ज हुई है और उत्तराखंड तो खैर कोसों आगे है, 8.3%। और अभी मैंने किसी से पूछा था तो ये 101 पॉइंट और बढ़ गई है। तो जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है ये बहुत चिंता का माहौल है और मैं इसमें अपने उत्तराखंड के बेरोजगार भाई जिनको ठगा जा रहा है, छला जा रहा है निरंतर नाना तरीके से, जो है उनको एक ही बात कर सकता हूँ इस उम्र में, और मैं कुछ क्या कह सकता हूँ। लेकिन मैं राजीव जी की स्टैचू पर उनको प्रणाम करके और जवाहरलाल नेहरू की स्टैचू गांधी पार्क तक जो है नंगे पाँव पद यात्रा। उधर हल्द्वानी में अतिक्रमण मामले में हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि सरकार को 52,000 लोगों का संरक्षण करने की जरूरत है जिससे वो लोग सड़कों पर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार एक तरफ लोगों को आश्वासन देने की दावा करती है तो वहीं हल्द्वानी में 50 साल से रह रहे लोगों को बेघर करने की रेलवे के द्वारा तैयारी की जा रही है, जिस पर राज्य सरकार चुप्पी साधे बैठी रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। आज देहरादून की जहां बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस से सड़क पर उतर आई है, वहीं प्रदेश अध्यक्ष किरण माहारा ने बढ़ती महंगाई के विरोध में आह्वान किया है और इस दौरान महानगर और जिला स्तर पर भाजपा का पुतला दहन किया। साथ ही बिजली बिलों के दामों में बढ़ोतरी और रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थों के बढ़ते दामों से कांग्रेस नेता नाराज बताए जा रहे हैं।
राज्य की नई स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने अपना विधिवत चार्ज ग्रहण किया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पहाड़ों की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही रिक्त पदों को भरे जाने पर भी वो विशेष ध्यान देंगी, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके। दिल्ली पर्वतीय क्षेत्र है, तो मेन हमारा चैलेंजेस जो भी रहा है कि सुदूर और ग्रामीण इलाकों में और पर्वतीय इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना मेरा चैलेंज है, जिस पे हमें आगे को सोचना है। बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजन कराने की मांग को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत देहरादून में पैदल मार्च करने जा रहे हैं, जिस पर भाजपा ने पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि पूर्व सीएम हरीश रावत अपनी राजनीतिक जमीन को पहचानने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले उन्हें जनता ने पैदल किया है और अब पार्टी संगठन उन्हें पैदल कर चुकी है, इसलिए वो सिर्फ पैदल चलने का ही काम कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने उनको पैदल कर दिया है, पहले इस प्रदेश की जनता ने उनको पैदल किया, फिर अब उन्हीं की संगठन ने उनको पैदल कर दिया। तो अपने संगठन का अपनी और ध्यान आकर्षण करने के लिए हरीश रावत जी इस प्रकार कर रहे हैं। हरीश रावत जी भली भांति जानती हैं कि ये सरकार लगातार अपने युवाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए जो है काम कर रही है। उसके बावजूद वो इस प्रकार का जो है प्रपंच करते हैं, तो केवल और केवल छोटी लोकप्रियता हासिल करने के लिए, ताकि उनके संगठन के लोग उनकी ओर ध्यान दें। यही काम अब हरीश रावत जी कर रहे हैं। उत्तराखंड में यूपीसीएल ने बिजली दरों में बढ़ोतरी किए जाने का प्रस्ताव उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को भेजा है, जिस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हो पाया। लेकिन बिजली दरों में हो रही बढ़ोतरी पर आम जनता आक्रोशित नजर आ रही है। बिजली की दरों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि राज्य में जो गैस आधारित पावर प्लांट लगाए गए थे, वो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण सही तरीके से संचालित नहीं हो पा रहे हैं। ये केवल हमारे प्रदेश के पावर प्लांट नहीं है, जितने भी गैस बेस्ड पावर प्लांट पूरे हिंदुस्तान में लगे हैं, सब जगह पर गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उसकी वजह से गैस बेस्ड पावर प्लांट में उत्पादन ठप है। तो इसके चलते हमको बाज़ार में महंगे दर पे बिजली खरीदना पड़ रहा है। पिछले समर में हमारे पास ऑप्शन था कि या तो हम लोग रोस्टरिंग करें या हम दरों में बढ़ोतरी करें। तो उस समय इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से डिमांड आया था कि साहब आप दरों में बढ़ोतरी कर लीजिए, लेकिन रोस्टरिंग मत करिए। नए साल के शुरू होने के साथ ही उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। राज्य में कई हिस्सों में शीतलहर चल पड़ी है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी देखी जा रही है। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो रही है। राज्य के निचले और प्लेन क्षेत्रों में भी बादल रहने से ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं ठंड के प्रकोप को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करने के साथ ही ठंड बढ़ने के संकेत दिए हैं। वहीं मैदानी क्षेत्रों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। अतिक्रमण अपराध है, ये तो सब जानते हैं, मगर यह भी सच है कि अतिक्रमण रातों रात नहीं होता है। सियासी लाभ हासिल करने के लिए अतिक्रमण करवाया जाता है। और जरा सोचकर देखिए, अगर जमीन वैध नहीं है तो फिर उन्हें बिजली पानी के कनेक्शन कैसे और क्यों दिए जाते हैं। साफ है, हमारे राजनीतिक दल अतिक्रमण को संरक्षण देते हैं। उत्तराखंड में ऐसे दर्जनों उदाहरण मिल जाएंगे। बहरहाल सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टिकी हैं। रिपोर्ट देखिए। के लिए बच्चे बार बार हमारे ऊपर, इन गरीब आदमी के ऊपर तलवार टांग देते हैं। वो हर 6 महीने में तलवार टांगते हैं। ये कुछ नहीं है, मांग यही है जो सीधी सिंपल सी है कि सर ये हमारा ही मकान है, एक ईंट हमने इसको बड़ी मेहनत से सींचा है। ये दुआओं के लिए उठते हाथ, ये फरियाद करती माएं, ये दर्द के साए में सिमटे मासूम, बस एक ही गम से गमगीन है, और वो गम है सर से छत उठने का गम। सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद आज हल्द्वानी के इन बाशिंदों को अपने घर के उजड़ने का डर है। जी, हल्द्वानी के बहुचर्चित रेलवे अतिक्रमण मामले ने अब जोर पकड़ लिया है।
जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पीड़ित बाशिंदों ने बनभूलपुरा क्षेत्र में सत्याग्रह शुरू कर दिया है। हजारों की तादाद में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अतिक्रमण नहीं हटाए जाने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि अगर हमारे घर को उजाड़ दिया जाता है तो हम कहां जाएंगे, कैसे जिएंगे और कहां रहेंगे। लोगों का तर्क है कि कई दशकों से हजारों की संख्या में परिवार यहां आकर बसे, लेकिन उनको उजाड़ने का काम आज किया जा रहा है। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खतरे में आ चुका है। आलम यह है कि हजारों की संख्या में लोग क्षेत्र में घरों से निकलकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ नहीं है, मांग यही है जो सीधी सिंपल सी है कि सर ये हमारा ही मकान है, एक ईंट हमने इसको बड़ी मेहनत से सींचा है। क्या था बनभूलपुरा, कैसे हमने इसको, हमारे बूढ़जनों ने, हमारे दादा परदादा ने इसको बनाया है, हम जानते हैं, और ये हमारे ही मकान है। हम इससे कहीं नहीं जाने वाले। रेलवे तो कुछ भी कहता रहे, हम उसके लिए कागजी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। उच्च न्यायालय, जैसे कि आपको मालूम ही है कि हम जा चुके हैं, तो बात हम यही प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि संयम रखें, और हम ये गांधीवादी तरीके से बैठे हैं। जो प्रशासन का काम है, हाई कोर्ट ने जो अलर्ट किया है वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम गांधीवादी तरीके से बैठे हैं। आप देखिए, ना कोई नारा है, ना कोई शोरगुल है, खामोशी से बैठे हैं। आप लोग सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। हमारे घर तोड़े जा रहे हैं और हमारा स्कूल भी तोड़ा जा रहा है। हम कहाँ जाएंगे? हम सेकंड से यही मांगे हम लोगों की कि जो उखाड़ने के लिए बस्ती बार बार हमारे ऊपर, इन गरीब आदमी के ऊपर तलवार टांग देते हैं। वो हर 6 महीने में तलवार टांगते हैं। ये बहुत गलत बात है। केंद्र की भी, प्रशासन की भी, सबकी बहुत बुरा हाल है यहाँ के लोगों का। ये अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, कैसे बसेंगे, कैसे क्या करेंगे। जब इन्होंने 17 साल पहले ये जगह घेरी थी, तभी रेलवे को चाहिए था कि यहाँ से लोगों को हटाते और मना करते कि आप लोग यहाँ जगह मत बनाओ, यहाँ मकान मत बनाओ। अब जब बना दिए तो हर 6 महीने में तलवार लटकी है। हर 6 महीने में लोगों के ऊपर तलवार लटका देते हैं। वो कैसे होगा ऐसे कि इतने गरीब छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ में क्या कहेंगे, उनका क्या वो होगा भविष्य, आने वाला कल क्या कहेगा उनके लिए। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा घर टूट जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? कहाँ पर? UKG। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 4365 भवनों को ध्वस्त करने का आदेश दिया जा चुका है। आदेश के बाद इन परिवारों के रातों की नींद उड़ गई है। छोटे छोटे बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर धरना देने को मजबूर हैं और सियासत भी कानून से सवाल पूछ रही है। सवाल ये कि इन बेबस लोगों का क्या कसूर। 100 साल पुराने यहाँ लोग बसे हुए हैं और ये बड़े पुराने लोग हैं, कोई नए नहीं है। इनमें कई ऐसे लोग हैं जिन पे फ्री होल्ड के कागज हैं, पट्टे धारक हैं, लीज है, कई सारे विषय, नजूल की खतौनियां हैं। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में पैरवी नहीं करी, इसलिए हमारा मानना है कि ठीक है, न्यायालय है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन राज्य सरकार की पैरवी बहुत ही कमजोर, क्या मौजूदगी ही नहीं थी राज्य सरकार की। 1 मिनट के लिए, 1 अंश के लिए, आधे सेकंड के लिए भी राज्य सरकार ने यहाँ के लोगों की पैरवी नहीं करी। हम लोग सबकी संयुक्त, जितने राजनीतिक दल हैं, सड़क से सदन तक मांग रही कि एक संयुक्त सीमांकन राजस्व और रेलवे का हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो 29 एकड़ रेलवे ने एफिडेविट स्वयं सबमिट करा था कि 29 एकड़ हमारी जमीन है, अचानक उनके मनगढ़ंत सीमांकन की वजह से 78 एकड़ हो गई। हम लोग जो बैठे हैं, हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि 4365 मकानों को हटाकर लगभग जिसमें 40 से 50 हज़ार आबादी खारिज हो जाएगी। हम यहाँ की सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो एक छोटा सा टेलर है, अभी सिर्फ हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं, या अभी थोड़े से लोग इस सड़कों पर निकल कर आए हैं, तब ये 1 हज़ारों का हुजूम सड़कों पर है। तो उसका अगर आपने 4500 घरों को तोड़ा तो किस तरह से लोग सड़कों पर होंगे, लोगों का सामान सड़कों पर होगा, तमाम कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, लोग भूखे मरेंगे, बच्चे बीमार हैं, बुजुर्ग घरों में पड़े हैं, ठंड का मौसम है, लेकिन सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है। सरकार को कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, एक तरफा बिल्कुल हाईकोर्ट के आदेश के नाम पर कार्रवाई करने पर तुली है। जो फैसला
उच्च न्यायालय का है और सर्वोच्च न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है कि वहाँ से हमें न्याय मिलेगा। और अगर जहाँ तक ये सरकार जो गूंगी बहरी सरकार तो थी, अब वो अंधी भी हो चुकी है, चाहे प्रदेश की हो या देश की हो। और जिस तरीके से यहाँ के प्रतिनिधि हमारे मेयर जोगिंदर सिंह रौतेला जो बिल्कुल नदारद है इस मुद्दे को लेकर, कहीं दो आदमियों को भी आफत आती है तो शहर के नागरिक होने के नाते और यहाँ के मेयरों के नाते उनको यहाँ खड़ा होना चाहिए था। तो ये उनकी सोची समझी साजिश सामने आ रही है। यहाँ के सांसद गायब हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें न्यायालय को पूरी तरीके से गुमराह करके जो ये फैसला आया है उच्चतम न्यायालय से, हम लोग उससे सम्मान जरूर करेंगे और सर्वोच्च न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है। क्या सही है क्या गलत है, सवाल ये नहीं, मसला मानवता के तराजू पर तोल कर लिए गए फैसले से भी जुड़ा है, जहां भावनाएं हैं, आक्रोश है, गम है और ताउम्र की कमाई से बसे आशियाने के उजड़ने का डर भी है। सवाल ये कि इस हालात के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? अमित चौधरी, इंडिया वॉइस, हल्द्वानी। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।